हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। तो दोस्तों, आज हम नवा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, जेंडर इशू ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। देखिए, जो हमारा समाज है, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में जो लैंगिक मुद्दे हैं, ठीक है, जो स्त्री और पुरुष को लेकर जो काफ़ी जो भेदभाव किया जाता है, उसके ऊपर, उसके आधार पर ये टॉपिक है। तो चलिए आज इसको समझते हैं हम। और इससे पहले दोस्तों, मैंने 8 टॉपिक करवा दिए हैं सीडीपी के अकॉर्डिंग जो भी थे, तो प्लीज़ उनको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, क्या क्या है लैंगिक मुद्दे, क्या क्या होता है, तो कंसेप्ट को समझेंगे इसके। और इसमें समझेंगे पहले समानता, इक्वालिटी, यौन तथा प्रतिशतता, जेंडर एंड पैट्रियार्की, लिंग भूमिका, जेंडर रोल क्या होते हैं, यौन भेदभाव, जेंडर बाइस क्या होते हैं, यौन रूढ़ि युक्तियाँ, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम समानता के बारे में, इक्वालिटी। इससे पहले मैं इनइक्वालिटी की बात करती हूँ कि हमारे समाज में जो भेदभाव होता है उसको क्या कहा जाता है कि असमानता। जैसे स्त्री और पुरुष में क्या करते हैं कि बहुत भेदभाव किया जाता है हर जगह, हर स्थान पर, कि जैसे किसी के संग भी हो सकता है, चाहे पुरुष के संग हो भेदभाव, चाहे वो स्त्री के संग हो भेदभाव। जैसे क्या होता है, किसी भी काम को करने के स्थान पे तुम ये नहीं कर सकते, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकती तो तुम कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ये भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। तो समानता, जो इक्वालिटी होती है, समानता से अभिप्राय सभी को समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनइक्वालिटी कहाँ होती है, जब जैसे किसी भी स्थान पर कार्य करने के लिए, चाहे किसी भी सीखने के स्थान पर अगर पुरुष और स्त्री में भेदभाव कर दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, वो इस काम को पुरुष कर सकता है, या फिर पुरुष नहीं कर सकता, सिर्फ स्त्री कर सकती है, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी हो जाती है। लेकिन समानता क्या होती है कि उससे अभिप्राय क्या होता है कि दोनों को समान अवसर देना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री हो। पुरुष और स्त्री के डिफरेंसेस के आधार पर अंतर ना करें। ठीक है, उनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो उनके आधार पर हम अंतर ना करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। चाहे वो कार्य करने के अवसर हो या सीखने के अवसर, चाहे वो कोई सा भी कार्य करने का अवसर हो। जैसे मान लीजिए खाना बनाने का ही है तो स्त्री को दे दिया जाता है कि स्त्री करेगी, पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन आपने अब देखा है, ज़माना बदल गया है, जहाँ जितने भी अच्छे शेफ़ हैं वो जेंट्स ही हैं। तो इस प्रकार से कि अब कोई भी कार्य है, ना वो स्त्री के लिए बड़ा है, ना वो पुरुष के लिए बड़ा है, ठीक है, ना ही वो स्त्री के लिए छोटा है, ना ही वो पुरुष के लिए बड़ा छोटा है। तो इस तरीके से सभी कार्य समान है दोनों के लिए। तो चाहे वो कार्य करने के अवसर हो या सीखने के अवसर, महिला एवं पुरुष को हर जगह समान अवसर दिए जाने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, इनइक्वालिटी का साइन जहाँ पे है, इस गल्टू में जो एरो लग रखा है, तो उस तरीके से दिखा रखा है कि जो पुरुष और स्त्री को समान नहीं समझा गया है, वहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाई गई है। और एक साइड में आप देख रहे हैं कि दोनों को समानता, दोनों में समानता दिखाई जा रही है कि कोई भी कार्य पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है। कोई भी कार्य सीखने का है तो वो पुरुष भी सीख सकता है और स्त्री भी सीख सकती है। तो आई होप आपको समानता, इक्वालिटी अच्छी समझ आया हो। समानता का मतलब ही यह है कि हमें स्त्री और पुरुष में किसी भी जगह, किसी भी स्थान पे कोई भी कार्य करने का अवसर हो या फिर सीखने का अवसर हो, दोनों को हमें समान रूप से अवसर देना चाहिए। चलते हैं हम अगले, यौन तथा पितृसत्ता, जेंडर एंड पैट्रियार्की। पितृसत्ता का मतलब क्या होता है कि जैसे जो पितृसत्ता का मतलब है कि हमारा जो समाज है वो शुरू से ही पुरुष को ज़्यादा ऊपर मानता है, मतलब पुरुष प्रधान समाज जिसे कहा जाता है। तो पितृसत्ता का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा वो किसको प्रायोरिटी देते हैं, पुरुष को देते हैं, आदमियों को देते हैं। पितृसत्ता सामाजिक व्यवस्था का अभिप्राय पुरुष प्रधान समाज से है। यह एक सामाजिक तथा विचारात्मक संरचना है, समाज द्वारा ही बनाई गई और विचारों से, अपने विचारों से बनाई गई संरचना है, जहाँ पुरुष को स्त्री से ऊपर समझा जाता है, स्त्री को नीचे समझा जाता है, जिसमें मनुष्य स्त्री पर अधिकार रखता है। इस प्रकार से ऊपर समझाता है, किस प्रकार से एक पुरुष को स्त्री से ऊपर किस प्रकार समझाता है। ऐसे जैसे स्त्री पर वो अधिकार रखता है, उसका दमन तथा शोषण करता है। आरंभ से ही समाज पुरुष प्रधान रहा है। जैसे स्त्रियों को दासी समझा जाता था, उन्हें घर की 4 दीवारी तक रखा जाता था और ये कहा जाता है कि जो घर का काम है, कामकाज करना है, सेवा करना है, वो तुम्हारे जिम्मे है। संतान उत्पन्न करना, जैसे अब कोई लड़की शादी करके गई है तो उसके ऊपर सारी क्या
होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें ही सब करना है, उन्हीं को चेंज होना है, लड़कियों को ही। तो इस तरीके से क्या था, स्त्रियों का बहुत ही दमन और शोषण होता था तथा बच्चों का पालन पोषण करना ही माना गया है। तो ये सारे काम स्त्रियों के मत्थे ही डाल दिया। तो ये था पितृसत्ता, यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज था उसके अकॉर्डिंग वो स्त्रियों क्या कर सोचते थे कि ये इसका काम यही है, इनका काम यही है, यही ये काम कर सकते हैं, बाकी बाहर जाना और कमा के लाना वो सब क्या होता, किसके जिम्मे होता था, पुरुष के जिम्मे होता था। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जी कैसे वो पुरुष है अपने बैठ के अखबार को पढ़ रहा है और इस जो स्त्री है वो खाना बना के ला रही है। तो इस तरीके से क्या है कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता था। यौन भेदभाव, जेंडर बैस कहाँ होता है? जन्म के समय नवजात शिशु का जैविक दृष्टि बायोलॉजिकल से लिंग सेक्स तो होता है, लेकिन यौन यानी कि जेंडर जो वो नहीं होता। जैसे आपको मैं समझाती हूँ, जैसे एक बालक का जन्म होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी उसकी शारीरिक बनावट होती है तो बायोलॉजिकल रूप से होती है। जो उसका लिंग होता है, जो उसका सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल रूप से होता है। लेकिन जो जेंडर शब्द है, यौन शब्द है, वो किसने दिया है? समाज ने दिया है, काम करने के तरीके के ऊपर। जो सेक्स है वो तो बायोलॉजिकल है, जैसे भी उसकी शरीर की बनावट है, लड़का अलग है, लड़के और लड़की की शरीर की बनावट अलग है, जो क्या कहते हैं, जो उनके ऑर्गन्स हैं वो अलग तरीके के हैं। लेकिन जो जेंडर शब्द है वो किसने दे दिया है? समाज ने दे दिया है। यौन तो समाजीकरण का परिणाम होता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण उसके कुछ शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो नवजात शिशु है, जो एक जैसे एक शिशु का जन्म होता है तो उसके लिंग का निर्धारण तो उसके शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है, किंतु यौन यानी कि जेंडर निर्धारक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित व्यवहार, अभिवृत्ति और भावनाओं को अपनाए जाने के बाद होता है। मतलब जो समाज है उन्होंने जेंडर का नाम दे दिया है कि भाई ये आदमी है, ये काम करेगा। उनके मन में विचार बैठ गया है इस चीज़ का कि जो आदमी है वो बाहर के काम करेंगे, मजबूत होते हैं, तो आदमी ये होते हैं, और औरतें क्या होती है घर के अंदर रहेंगी, और लड़कियों को ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो हर एक चीज़ में क्या था कि ये इस चीज़ का अंतर किया जाता था। जिस प्रकार से क्या है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक स्त्री खाना बना रही है और एक लड़की को शुरू से ही उसके खिलौने इस प्रकार से दे दिया था कि तुम्हारे खिलौने यही है, आप तो इसी से खेलोगी, गुड़िया से खेलोगी, चाहे किसी चीज़ से, आप लड़कों वाले काम नहीं करोगी। और जो लड़का है उसको बाहर भेज दिया जाता है, भी तुम बैट बॉल खेलो, तो बैडमिंटन खेलो, तो इस तरीके से खेलो, जितने भी बॉयज़ के खेल है तो वो खेलो, आपको घर में खाना बनाने की इजाज़त नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, अपने मन में एक जेंडर जो है वो बैठा लिया, विचार बैठा लिया है कि भाई ये काम करेगा और ये काम करेंगी। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। पुरुष और स्त्रियों में यौन अंग, सेक्स ऑर्गन तथा इनसे जुड़े हार्मोन, जो मैंने अभी बताया था कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो तो लिंग के से रिलेटेड होते हैं, लिंग के उस पर होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल रूप से होते हैं। लेकिन जो जेंडर है वो किसने दिया है? समाज ने। पुरुष और स्त्रियों में यौन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन्स तथा इनसे जुड़े हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। प्रत्येक संस्कृति में स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्वीकृति यौन भेद यानी कि जेंडर इन इक्वालिटी पर आधारित कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं। समाज में किसी न किसी प्रकार का श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उदाहरणता जैसे आपको समझाती हूँ मैं, जो इसी बात बोली गई कि जो इस पुरुष और स्त्री में जो यौन अंग है, सेक्स ऑर्गन्स है, वो तो हार्मोन्स उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो संस्कृति में स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्वीकृति जो मिली हुई है, जो स्वीकृति मिली हुई है वो जेंडर इक्वालिटी के आधार पर मिली हुई है, वो समाज ने बनाया है। समाज ने क्या कर दिया है? डिवीज़न कर दिया लेबर का, मतलब काम का क्या कर दिया उन्होंने? विभाजन कर दिया है कि जो औरतें हैं वो घर का खाना बनाएंगी, घर में खाना बनाएंगी, घर में बच्चों को संभालेंगी, वो संतान उत्पन्न करेगी, सेवा करेंगी। तो इस प्रकार के काम औरतों के जिम्मे डाल दिया, और साथ ही अनेक ऐसे कार्य हैं जो औरतों के जिम्मे डाल दिया जाता है, और जो आदमी है वो क्या करेंगे? बाहर जाके वो कमाएंगे। तो इस तरीके से व्यक्ति के विषय में देखिए कहाँ कहाँ लैंगिक भेद होता है। व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेद, आयु के विषय में लैंगिक भेद, जाति के विषय में लैंगिक भेद, शिक्षा में लैंगिक भेद। व्यक्तित्व के विषय में लैंगिक भेद कैसे पाया जाता है? जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि जो व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के रुचि पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की आदतें पाई जाती है, उनकी जो पृष्ठभूमि होती है, जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तित्व के विषय में जो लैंगिक भेद है वो पाया जाता है। कोई व्यक्ति क्या होता है? विनम्र स्वभाव का होता है, कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के क्या है? लैंगिक भेद है।
आयु के विषय में लैंगिक भेद, जैसे मान लीजिए जो अवस्था विकास होती है, जब एक बालक या बालिका की जो अवस्था विकास होती है, तो वो जैसी समय के साथ बढ़ती जाती है, तो वो जो बालक और बालिका भी समय के साथ जब बढ़ते जाते हैं तो उनकी सोच में अंतर आ जाता है और कार्य करने की समझ अलग अलग हो जाती है दोनों में। कोई भी जैसे कोई बालिका है किसी कार्य को किसी और प्रकार से करती है और बालक है उस कार्य को किसी और प्रकार से करता है, तो इस समझ के आधार पर ही क्या होता है, आयु के विषय में लैंगिक भेद पाया जाता है। जाति के विषय में लैंगिक भेद, जाति पे भी काफ़ी शोध किए गए, काफ़ी वो किया गया, देखा गया कि अलग अलग जाति में अलग अलग प्रकार के लैंगिक भेद पाए गए हैं। जैसे आदिम जाति के लोगों में क्या है, ज़्यादा ही जिस प्रकार से आप अच्छी बुद्धि ये पाई गई है, ठीक है। तो अलग अलग जाति में हमारे समाज में अनेक प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, उनके बारे में उनको देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि हाँ भाई इस जाति में क्या है, इस जाति में क्या है। तो ये लैंगिक भेद अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। शिक्षा में लैंगिक भेद, शिक्षा में जैसे आपने देखा होगा कि लड़के लड़कियों में कितना भेद किया जाता है। लड़कियों को शिक्षा मना करके घर के काम करो, तुम्हें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कमाना नहीं है, और लड़कों को पहले भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लैंगिक भेद उत्पन्न हो जाता है शिक्षा में। कक्षा में भी आपने देखा होगा कि कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों के लिए ये कहते हैं कि इनके लिए ऐसी एजुकेशन लेके आओ जो इनके घर के संभालने के लिए या खाना बनाने के लिए या एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए दिया हो। तो ये शिक्षण की रीति रिवाज के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में भी दोनों को समान अवसर देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को बराबर का शिक्षा देनी चाहिए। अगला है यौन रूढ़ि युक्तियां, जेंडर स्टेरियोटाइप। रूढ़ियां ऐसी छाप या धारणाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो जेंडर शब्द है, यानी कि जो पहले जो सेक्स था, जो लिंग शब्द था, वो था कि उनके एक नवजात शिशु के जो जन्म के बाद उसके ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है, उसके शरीर की बनावट के ऊपर किया, बायोलॉजिकल रूप से हुआ। लेकिन जो जेंडर है वो किसने दे दिया, समाज ने दे दिया। तो यौन रूढ़ि युक्तियाँ भी वहीं से आई है कि रूढ़ियाँ एक ऐसी छाप और धारणाएं हैं जिन्होंने क्या कर दिया, समाज ने क्या कर दिया, व्यक्तियों के मन में वो रख दिया है कि ये इंसान यही काम करेगा और दूसरा इंसान वही काम करेगा, ठीक है। जैसे व्यक्तियों को निश्चित वर्गों में बांट दिया जाता है। लिपमैन 1922 में, लिपमैन के अनुसार रूढ़ियों से अभिप्राय समाज में व्यक्तियों के मन में बने विचारों या अभिवृत्तियों के चित्रों से है। मतलब उन्होंने समाज में जो व्यक्ति है उन्होंने अपने मन में ये विचार बना लिया है, ठान लिया है कि जो आदमी है वो बाहर के काम करेंगे, जो स्त्रियां हैं वो घर के काम करेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी सोच को बिल्कुल एक बैठा लिया है। आगे है, इनमें व्यक्तियों के एक समूह को निश्चित विशेषताओं के आधार पर पहचाना जाता है। व्यक्तियों का संबंध समूह से होता है। यदि इस समूह का कोई सदस्य कहीं विद्यमान होता है तो उस विशेष व्यक्ति में वे निश्चित विशेषताएं हो या ना हो, फिर भी हम उस व्यक्ति पर उन निश्चित विशेषताओं को इसलिए थोपते हैं क्योंकि वह एक निश्चित समूह से जुड़ा होता है। ये बात कही गई है, दो ही सेक्स होते हैं, एक लड़का एक लड़की, यानी कि बालक और बालिका, स्त्री और पुरुष। तो उन दोनों का ही कहा गया है कि एक जो स्त्री का समूह है और एक क्या है, आदमी का समूह है, पुरुष का समूह है। तो जहाँ भी स्त्रियों का समूह है और उस स्त्री कहीं भी देखा जाता है, स्त्री को कहीं भी विद्यमान होता है उसी समूह का सदस्य, तो उसे उसी रूप में देखा जाता है कि ये भाई यही काम कर सकती है, ठीक है। चाहे अब ज़माना आगे बढ़ गया है, हमने ये चीज़ सोच हटा दी है, लेकिन अभी भी समाज में ऐसी कई जगह हैं जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करता आ रहा है। लिंग भूमिका तथा रूढ़ि युक्तियाँ, जेंडर रोल एंड स्टेरियोटाइपिंग। जेंडर रोल क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। लिंग रूढ़ि युक्तियाँ वे धारणाएं जो हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में अपने मन में रखते हैं। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है। रूढ़ि युक्तियाँ वो धारणाएं हैं जो हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में अपने मन में रख लेते हैं कि पुरुष बाहर के काम करेंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी, महिलाएं संतान उत्पन्न कर सकती है, तो महिलाओं को ज़्यादा नहीं होती है बोलने की या फिर बाहर निकलने की। तो इस तरीके से प्रत्येक समाज पुरुषों महिलाओं की भूमिकाओं को परिभाषित करता है, मतलब उनके काम को क्या कर देता है, वो परिभाषित कर देता है कि तुम्हारे यही काम है और आप यही काम करेंगे बस। और इन भूमिकाओं में उन्हें समाजीकृत करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इन मानदंडों को सामान्य एवं प्राकृतिक मानकर इन्हें स्वीकार कर ले। पहले की जो स्त्री थी उनको बिल्कुल चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, तो इस चीज़ के लिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं उठाती थी। ना ही वो इतनी एजुकेटेड थी कि वो भी बाहर जाके पढ़े, बोले कि भाई मुझे जाना है, मुझे काम सीखना है या मुझे काम करना है। तो जैसा उनको रखा जाता था वैसा वो कर लेती थी। लेकिन आजकल के आधुनिक जीवन में क्या है, स्त्रियाँ आगे हो गई है, पायलट के रूप
ग्रुप में स्त्रियां हैं, डॉक्टर हैं स्त्रियां, तो कहाँ नहीं स्त्रियां हैं, किस काम में स्त्रियां नहीं हैं। तो आजकल के टाइम में जो लड़के लड़कियां हैं वो दोनों बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं हर एक चीज़ में। तो इस चीज़ के जो इक्वालिटी है ये समान रूप से है। जैसे लड़कियों को सहनशील, गृहिणी, नम्र एवं आज्ञाकारी होना चाहिए, जबकि लड़कों को मजबूत, परिवार का संरक्षक, चुस्त और आक्रामक होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये बात मैंने पहले ही बताया कि जो धारणाएं हैं वो मन में बैठा दी गई है आदमी और महिलाओं के मन में, कि जो पुरुष है वो क्या, उनको मजबूत होना चाहिए, परिवार का संरक्षक होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, और लड़कियों को क्या होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, गृहिणी होना चाहिए, नम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इसमें से, इस चैप्टर में से जो ये समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे हैं, इस चैप्टर में से जब भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है या टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ 5-6 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं इसी तरीके से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 क्वेश्चन भी आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, बाकी आपको ये चैप्टर आई होप अच्छे समझ आया हो, जो मैंने समझाया है कि कहाँ कहाँ भेदभाव होता है, किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ जेंडर रोल निभाए जाते हैं। तो ये उसके बाद ये आप क्वेश्चन आसानी से आप इसके आंसर ढूंढ पाएंगे, और ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे तो आपका सीटेट के एग्ज़ाम में जो भी ये क्वेश्चन आते हैं उनसे मिलते जुलते होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक बार। पहला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लेकिन मैं जो डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ उसका, कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। कैसे हम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करते हैं? जो हमारे समाज ने जेंडर रूढ़िवादिता की स्थिति पैदा कर दी है, जिन्होंने ये मन में बसा दिया है आदमियों के, औरतों के, स्त्रियों के, पुरुष के, कि जो पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे, वो घर का काम नहीं करेंगे, और जो स्त्रियाँ वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम नहीं करेंगी। तो इस चीज़ को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? ये जब ही होगा जब एक पिता को, यानी कि जो पुरुष है वो घर के कार्यों में भी गृहिणी का हाथ बटाए, और जो एक स्त्री है वो पुरुष के कार्य में भी हाथ बटाए, वो भी मतलब इनकम लेके आए। तो इस तरीके से क्या है, हम जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। जैसे खिलौने हैं, लड़कियों को मैंने बताया था ना आपको कि लड़कियों को गुड़िया दे दी जाती है कि तुम गुड़िया से खेलो, तुम गुड़िया ही खेल सकती हो, तुम ट्रक से नहीं खेल सकती हो। एक लड़का है उसको क्या दे दिया जाता है? मोटरसाइकिल दे दी जाती है, ट्रक दे दी जाती है। उस तरीके से वो उसको देता है। पहनावे की वस्तुएं, लड़कियों के लिए फ्रॉक है, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, और लड़कों के लिए क्या है? पैंट शर्ट है, जो भी है। तो इस तरीके से इस चीज़ों में अंतर किया जाता है। इस आधार पर ही जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों के चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो ये क्या है? लैंगिक जेंडर रूढ़ियों के सामना करने के लिए। ठीक है, तो आगे है 5वां क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ कौन आ गया है, वैसे कौन सी है, कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में आए हुए हैं, मैंने वहीं से लेके लिखे हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए इसकी। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों, ये तो इम्पॉर्टेंट आता ही आता है, जो ये 6th क्वेश्चन है हमेशा आता है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये जेंडर पक्षपात का। ठीक है, तो चलिए आज हमने जो ये समझा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो, और इसको आप और अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इसमें लिखे हैं ताकि आपको कहीं बाहर से कुछ और देखने की ज़रूरत ना पड़े। आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जब तक के लिए नमस्कार।